नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज बातचीत करेंगे देश के बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है उसके बारे में। आज हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम हैं, जो किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसान संयुक्त किसान मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य हैं और पूर्व विधायक हैं। और इनके बारे में क्या कहा जाए, ये बहुत क्रांतिकारी लोग हैं। और इन्होंने एक आंदोलन किया था 98 में शायद। और उस समय किसान आंदोलन का जो किसानों की जमीन मतलब फसल पर ओले गिर गए थे, तो फसल खराब हो गई। फसल खराब हो गई तो मुआवजे के लिए मुल्तई में आंदोलन किया था। उस आंदोलन पे सरकार ने गोलियां चला दी और गोलियों में 24 लोग मारे गए और 150 या ऐसे 140 करीब जो है लोग घायल भी हुए। नहीं नहीं सर, वो ये ट्रेडमार्क नहीं आया तो क्या मतलब। तो 150 लोग घायल हो गए और काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें सुनीलम जी को भी गिरफ्तार किया और उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा चलाया, जो इनको गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन तक तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ा और बांध के रखा घर में, मतलब आवश्यक चीजों के लिए भी नहीं छोड़ा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि आपको मतलब जबलपुर जाना पड़ता था हाईकोर्ट पेशियों पे। तो सरकार मतलब जो गाड़ी में ले जाती थी उस समय, दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय, कांग्रेस की, मध्य प्रदेश में। और उन्होंने ये तय किया था कि सुनीलम जी का एनकाउंटर कर दिया जाए। उसके बाद 4 बड़े देश के नेता, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह साहब, चंद्रशेखर जी, देवे गौड़ा और गुजराल, चारों ने एक अपील जारी की। और जॉर्ज फर्नांडिस और सुरेंद्र मोहन, इन लोगों ने भी जो है कोशिश की। और इसके ऊपर उन्होंने, शायद जॉर्ज साहब ने तो थ्रेट भी किया, कुछ भी होगा सुनीलम को तो हम देखेंगे, माफ नहीं करेंगे और हम कुछ भी कर सकते। तब इनको जो है वो एनकाउंटर से छोड़ा। और अभी भी कई केसेस में जमानत पे हैं ये। और इनके केसेस क्या हैं, बस ये प्रदर्शन करते हैं, धरना लगाते हैं पुलिस के खिलाफ, और पुलिस उसमें आती है बीच में क्योंकि सरकार के खिलाफ होता है सारा। तो इस तरह से मतलब उनको काफी परेशान किया गया। आज हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। सुनीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर, महावीर समता संदेश का। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि देश में क्या राजनीति चल रही है। एक तरफ किसानों के आंदोलन हैं, दूसरी तरफ टैरिफ वार चल रही है। और बिहार में एसआईआर चल एसआईआर चल रही है। और अभी बेंगलोर में मतलब मीटिंग होने वाली थी, शायद आज वो रैली वैली करेंगे वहां पे, या कल की होगी। राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं कांग्रेस के बारे में, मतलब इसके किसान चुनाव आयोग के रैगिंग के बारे में, भाजपा से मिलकर के जिस तरह की चुनाव को लूटने का जो काम किया है, उन सब के बारे में आप एक पिक्चर जो है पूरी देश के सामने रखें, हमारे दर्शकों के सामने रखें। और उसके पहले कि मैं सुनीलम जी को आवाज दूं, मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और ग्रुप्स में भी डालें, अपने सोशल मीडिया पर डालें और परिजनों को और मित्रों को बताएं। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें
और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो डॉक्टर सुनीलम जी, आपने मेरे मतलब मैंने जो भूमिका जी जी। बनाई है उसमें सारे प्रश्न आ ही गए। आप उन पे धीरे धीरे मतलब सब पे कुछ प्रकाश डालें। बहुत आपका शुक्रिया। समता संदेश को मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले 35 वर्षों से आपने अखबार चलाया, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बहुत ही रेयर किस्म का ये प्रयास है। क्योंकि कॉरपोरेट या पैसे वाले लोग तो चलाते हैं, मुनाफे के लिए चलाते हैं, लेकिन आप वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ में आप इसे चला रहे हैं। और समाजवादी आंदोलन का ये भी एक गौरवमयी इतिहास जो रहा है पत्र पत्रिकाओं का, उसमें समता संदेश, महावीर समता संदेश जुड़ गया है। उसके लिए आपको धन्यवाद। आपने जो सवाल किया उसमें मुख्य बात यह है कि 2014 में जब मोदी आए तो वो क्यों आए? वो एक मोदी मॉडल लेके आए। मैंने उस समय कहा था कि ये मोदी मॉडल जो है ये मोदानी मॉडल है, और वो बात साबित हुई। आज पूरा देश देख रहा है, आज विश्व आदिवासी दिवस है, और जल जंगल जमीन की लूट के खिलाफ में आदिवासियों ने दशकों से लड़ाइयां लड़ी हैं। और इस समय सबसे बड़ा जो संघर्ष चल रहा है वो अडानी की कंपनियों के साथ में पूरे देश में जल जंगल जमीन की लूट को लेकर के चल रहा है। तो जो डिफरेंस आया, कॉरपोरेट पहले भी थे, कंपनियां पहले भी थी, लेकिन जिस तरीके से बेतहाशा लूट और जो राष्ट्रीय संसाधन थे उनको कौड़ियों के दाम अडानी अंबानी को बेचने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये भारत की पॉलिटिक्स के अंदर एक नई बात थी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि असल में जो लोगों ने वोट दिया था, वोट देने का मकसद ये था कि गुजरात के अंदर जो कुछ किया, वो जो इस तरीके के लोग थे, जो कि कट्टरवादी लोग थे, जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के लोग थे, उन्हें लगता था कि तुष्टीकरण जो है वो होता है, और इस तुष्टीकरण को खत्म करने के लिए मोदी की जरूरत है। उन्हीं का शब्द था तुष्टीकरण, मोदी का खुद था। क्योंकि अगर तुष्टीकरण होता तो फिर आपको मालूम है कि समाजवादी जो चिंतक थे और जो दिल्ली के चीफ जस्टिस रहे, जस्टिस अच्छा, उनकी जो रिपोर्ट आई उसके अंदर तो बताया गया कि कितना जबरदस्त डिस्क्रिमिनेशन इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ में हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जब जिन्हें राइट्स नहीं मिल रहे थे उसको भी तुष्टीकरण बता दिया, तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का काम किया, और उसी नैरेटिव को आगे ले जा करके 2-2,500 लोगों का नरसंहार गुजरात में, वो एक मॉडल बन गया। उसी मॉडल को लेकर के मोदी आए, और पूरे देश के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे उनको द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने का काम, उनको टारगेट करने का काम, कभी लव जिहाद के नाम से, कभी ग्रह वापसी के नाम से, कभी धर्म परिवर्तन के नाम से, कभी मॉब लिंचिंग, मास लिंचिंग, जो भी कुछ वो रक्षा के नाम पे, कुल मिलाकर के उनको टारगेट करने का काम किया। मतलब यह है कि एक नफरत का वातावरण, हिंसा का वातावरण पूरे देश के अंदर फैला। तो ये सी चेंज था। ये देश जो है, इस देश के अंदर सैकड़ों हमलावर आए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति थी इसने असिमिलेट किया। जो आया वो भारत का होकर के रह गया, उसने भारत के मूल्यों को अडॉप्ट करने का काम किया। लेकिन इन्होंने, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, जो संस्कृति कहते हैं, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। इनकी जो पूरी पॉलिटिक्स थी, वो पॉलिटिक्स दो चीजों पर टिकी हुई थी। एक तो नफरत और हिंसा, सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर, और दूसरा कॉरपोरेट की लूट। तीसरा जो इन्होंने सबसे बड़ा काम किया वो ये था, एजेंसीज का दुरुपयोग तो आजादी के बाद होता ही रहा, लेकिन इतना ब्लेटेंट उपयोग करना कि तीनों एजेंसियों को जोड़ करके, मतलब सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे आईबी हो, जो है इन लोगों को
लेकर के साथ में और आर्म ट्विस्टिंग करना, पूरे जो अपोजिशन है उसको ब्लैकमेल करने का काम करना, और फिर उसके बाद में उन्होंने चुनाव आयोग को भी जैसे कि उस पर कब्जा कर लिया। तो चारों माध्यम से इन्होंने इस पूरे देश के अंदर 10 अपोजिशन की सरकारों को कब्जाने का काम किया। मतलब जहां पर अपोजिशन की मेजॉरिटी थी उसको दल बदल करा के, दबाव डाल करके विधायकों को 50-50 करोड़ में महाराष्ट्र में खरीद करके अपनी सरकारें बनाई। और सबसे दुखद बात यह हुई कि इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट मौन रहा। सुप्रीम कोर्ट को पहली बार इस तरीके से घुटने के बल लाने का काम किया कि आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर सरेआम दल बदल हुआ। जिस दिन दल बदल हुआ अगले दिन उस पर रोक लगाई जा सकती थी, रोक नहीं लगाई गई, उसको लंबा खींचा गया, सरकार को चलने दी गई, जब तक कि वो दोनों पार्टियां एनसीपी और शिवसेना टूट नहीं गई, खल्लास नहीं हो गई, बेच नहीं दी गई, तब तक जो है उसका सिलसिला चलता रहा। और ये बात साफ थी कि ये गलत तरीके से हुआ था। तो कुल मिलाकर के जो देश के अंदर तस्वीर बन रही है वो ये है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संवैधानिक मूल्य खतरे में है। जो एक आज क्योंकि 9 अगस्त है, भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस है, तो आजादी किस लिए हासिल की थी? आजादी इसलिए हासिल की गई थी ताकि इस देश के अंदर जो बहुसंख्यक मेहनत कश है, किसान है, मजदूर है, जो प्रोडक्टिव फोर्स है इस देश के अंदर, उसको कुछ हासिल होगा, उसे हक और सम्मान हासिल होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस समय देश के जो सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में वो आंदोलन चल रहा है, एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के, कर्जा मुक्ति को लेकर के, भू अधिग्रहण पे रोक को लेकर के, किसानों की पेंशन को लेकर के चल रहा है। और दूसरी तरफ जो है लेबर कोड जो 4 थोपे गए हैं उसको रोकने के लिए, उसको रद्द कराने के लिए, निजीकरण को रोकने के लिए भी वहां पर एक बड़ा संघर्ष लगातार चल रहा है। जिस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो ये इस समय का पूरा दृश्य है। लेकिन इस दृश्य में सबसे खास बात यह है कि चारों एजेंसीज को अपने कब्जे में लेके इन्होंने कोशिश की थी कि 400 पार करेंगे, लेकिन भारत की जनता ने 240 तक इनको सीमित कर दिया। अपोजिशन के पास 234 आए, और इसीलिए अब इन्होंने जो कुछ किया, हरियाणा में किया या जो महाराष्ट्र में किया, वोटों की चोरी करने का काम, जनादेश की चोरी करने का काम, लेकिन वो अब चोरी पकड़ी गई है। ये बात साफ हो गया कि एसआईआर के माध्यम से बिहार में ही अकेले 65 लाख जो है वोटों को, जिसमें 35 लाख तो ऐसे कहते हैं अदृश्य वोट है, उनका पता ही नहीं चल रहा है, 22 लाख तो ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर के चुनाव के पहले ही चुनाव पर कब्जा कर लेना, तो इसलिए, और उसका परिणाम ये हुआ है कि जनता इतना खिलाफ में खड़ी हो गई है कि 9 जुलाई का जो मूल तौर पर ट्रेड यूनियंस का और किसानों का जो हड़ताल था, उसके समर्थन में जब इंडिया ब्लॉक उतरा, तो ऐसा ऐतिहासिक बंद बिहार में आज तक कभी नहीं देखा गया। मतलब ये है कि जनता सड़कों के ऊपर आ चुकी है। वर्तमान जो बेरोजगारी की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, और किसानी का जो संकट है, मजदूरों के ऊपर जो संकट है, उसके चलते लोग सड़कों के ऊपर हैं, लोगों में बहुत आक्रोश है। जी सुनील जी, आपने पूरे परिदृश्य को आपने सामने रखा, लेकिन मैं 2 चीजों पे और ज्यादा आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो है मणिपुर और दूसरा है कश्मीर। कश्मीर में इसलिए कि अभी 5 अगस्त को ही पिछले इसमें 370 हटाई थी। हालांकि वो हटी नहीं है, 370 अभी भी संविधान में है, लेकिन ये प्रचार है कि संविधान हटा दी गई, उसको थोड़ा नॉर्मलाइज किया। और दूसरा ये, और उसके बाद भी जो उसके उद्देश्य जो बताए गए थे संसद में, उसमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। जैसे फेक करेंसी नहीं मिटी, आतंकवाद नहीं खत्म हुआ, न 370 कश्मीरी पंडित वहां जाके बस पाए। और मणिपुर में जिस तरह से पिछले 2 साल से वहाँ अनरेस्ट चल रहा है, और अभी भी वहाँ आपस में झगड़े हो रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगा है अभी 2-3-4 महीने से, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें हो रही है। तो इनके ऊपर भी आपका थोड़ा एक वक्तव्य हो जाए तो।
मैं दोनों पर बहुत संक्षेप में बताऊंगा। एक तो इसलिए कि कश्मीर में लगातार जाता रहा हूं। कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की बहाली में जेपी की बहुत बड़ी भूमिका रही, लोहिया की बहुत बड़ी भूमिका रही, विशेष तौर पर तब जब शेख अब्दुल्ला को जेल में रखा था। तब उसका बहुत जबरदस्त उन्होंने विरोध करने का काम किया था। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, हर समय उन्हें याद रखना चाहिए कि आज 9 अगस्त 1942 के दिन 83 वर्ष पहले गांधी जी ने 8 अगस्त को जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो की बातचीत में मुख्य तौर पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही थी। और आपको मालूम है कि जब इस देश का विभाजन हो गया, जिसकी खिलाफत भारत के समाजवादियों ने की थी, वो नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, और जब सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई, तब आपको मालूम है कि गांधी जी 15 अगस्त 1947 को चाहते तो तिरंगा झंडा वही फहरा सकते थे, राष्ट्रपिता थे, लेकिन उन्होंने ये पसंद नहीं किया। जो आग लगी थी सांप्रदायिकता की, उसको बुझाने के लिए वो नोआखली के अंदर गए। उनके साथ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, उनके साथ में अब्दुल गफ्फार खान साहब, बादशाह खान जिन्हें कहा जाता है, वो लोग थे। मतलब ये है कि समाजवादियों के लिए, गांधीवादियों के लिए, खुद गांधी जी के लिए सबसे बड़ा सवाल इस देश के अंदर सेकुलरिज्म था, धर्मनिरपेक्षता था, या सर्वधर्म संभाव उनके लिए था। उस दौर में गांधी जी ने ये कहा कि श्रीनगर के अंदर और उसके पूरी वैली के अंदर जब किसी किस्म की हिंसा नहीं हुई, सांप्रदायिक हिंसा, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे आशा की एक किरण कश्मीर से दिखलाई पड़ती है। पूरे देश में किसी का नाम नहीं लिया, केवल कश्मीर का नाम लिया। मतलब कश्मीर के अंदर उस तरीके का सौहार्द हिंदू मुसलमानों के बीच में, या अगर हम कहा जाए तो कश्मीरी पंडितों और मुस्लिम लोगों के बीच के अंदर था। लेकिन उसे जानबूझ करके बिगाड़ा गया, उसे बंटवारा किया गया। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि बांटो और राज करो, उसी के ऊपर वहां पर चला गया। और 370 तो एक किस्म का एग्रीमेंट था। जब जो है कबीलियों ने हमला किया और जब हरि सिंह ने जो है भारत सरकार से मदद मांगी, तो एक एग्रीमेंट हो गया। और उस एग्रीमेंट के अंदर 370 जो है उस एग्रीमेंट के तहत था। तो भारत सरकार ने उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। तो कश्मीर के लोग कहते हैं जो एक ब्रिज था वो आपने खत्म कर दिया। मैं तो अभी भी वहां पर कश्मीर में था, लगातार मैं कम से कम 20-25 बार तो कश्मीर में गया ही हूँ। और वहां के लोग केवल इतना कहते हैं कि आप हमारे को आप स्वतंत्र रूप से रहने दो। स्वतंत्र मतलब मैं आजादी की बात नहीं कर रहा। स्वतंत्र का मतलब ये कि हम जिसे चाहते हैं उसे जिताएं, जिसे चाहते हैं उसे हराएं। जैसे देश के अंदर चुनाव होता रहा है, हमारे यहाँ पर भी हो, लेकिन वहां पर जो चुनाव होता रहा है उसके अंदर दिल्ली की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका रहती है। वो अपने कठपुतली सरकार को बनाते हैं। फिर वहां पर अब तो एलजी को बैठा दिया। वो एलजी जो है केवल लूट का एक पूरा तंत्र बन जाता है। आपको मालूम है कि अभी सतपाल मलिक का देहांत हुआ है। उस लूट के खिलाफ में जब उन्होंने बोला और उन्होंने बाकायदा राम माधव का नाम लिया, बताया 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का सवाल जब उठाया, तो आपको मालूम है उन्हें सैक कर दिया गया। पुलवामा का सवाल उठाया तो उन्हें सैक कर दिया गया। मुझे इस बात का जो है दुख है, कष्ट है। और मुझे लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ी भूल जो है सतपाल मलिक से जो हुई थी वो 370 को हटाने की हुई थी। लेकिन 370 हटने के बाद, उसको बाइफरकेट करने के बाद में सरकार ने बार बार कहा कि हम इसको यूनिफाई करेंगे, हम इसको स्टेटहुड का दर्जा देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं किया। तो वहां के कश्मीर के लोग जो है वो चीटेड फील करते हैं। वहां के लोग ये मानते हैं कि उनके साथ में भारत सरकार ने धोखा किया है। तो वो धोखा खत्म होना चाहिए। वहां पर जिस तरीके से मैं जो हमारे दर्शक हैं उनसे कहना चाहता हूँ, कश्मीर बहुत खूबसूरत है, भारत का ताज है। लेकिन क्या आप कश्मीरियों को चाहते हो, या कश्मीर की आप केवल जल जंगल जमीन या वहां का एरिया चाहते हो? आप भौगोलिक तौर पे उस पर कब्जा करना चाहते हो, क्षेत्र चाहते हो? तो कश्मीर के लोगों का कहना है कि अगर कश्मीर चाहते हो तो उनके दुख दर्द को समझो, उनके दुख दर्द को दूर करने का काम करो। और वो तब होगा जब आप उनके ऊपर विश्वास करोगे,
स्थिति ये है कि कश्मीरियों के ऊपर अगर देश में विश्वास नहीं किया जाता और फिर कहें कि गर्व से कहो कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो ये तो फैक्ट है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है और हिस्सा रहेगा, हिस्सा था। लेकिन अगर कश्मीरियों का मन टूटा रहेगा और उन्हें ये बराबर लगता रहेगा कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि हमने पहलगाम के अंदर देखा, पहलगाम के अंदर जब पूरी देश में हिंदू मुस्लिम कराने के लिए जब वहां पर एक समूह विशेष के जब लोग मारे गए, वहां पर 25 मारे गए और एक वहां पर जो घोड़ सवारी कराता था वहां पर उसने एक शाह जो है उसने जो है वो जब रोकने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी। तो वो जो है एक तरीके का वहां पे प्रतीक बन गया कि उसने लोगों को बचाया। अब सवाल ये है, कश्मीर के लोग कहते हैं कि भाई कोशिश थी हिंदू मुस्लिम करने की, हमारे यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश में तमाम जगहों पर कश्मीरियों के ऊपर हमले हुए, स्टूडेंट्स के ऊपर हुए, छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर हुए। तो हम आपके साथ क्या सलूक करते हैं? हम आपको बचाने की कोशिश करते हैं, हम आपको सम्मान देते हैं, हम आपको मतलब हर तरीके से प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं कश्मीरी के तौर पर। मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं फोर्सेस की बात नहीं कर रहा, मैं जनता की बात कर रहा हूं। लेकिन आप हमारे साथ कैसे पेश आते हैं? तो मेरा कहना यह है, दर्शकों से किसी भी किस्म का जो है भेदभाव बंद होना चाहिए और भारत सरकार को भी कश्मीरियत को कायम रखना चाहिए और कश्मीरियों का मन और दिल जीतने की कोशिश करना चाहिए। और कश्मीरी कितने ब्रॉड माइंडेड हैं ये इस बात से समझ में आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ प्रयास अगर शुरू किया था तो उसको बहुत समर्थन मिला और आज भी लोग कहते हैं कि वो बात अगर आगे बढ़ी होती तो उससे कुछ नतीजे निकल सकते थे। हालांकि मैं मानता हूं ये केवल हाथी के दांत थे, दिखाने के और थे, खाने के और थे। दूसरी बात आपने मणिपुर की कही। मणिपुर के अंदर आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, वहां पर तो एक तरीके से मैतेई और कुकी के बीच के अंदर जिस तरीके की जातीय हिंसा एक तरीके से वहां इंडक्ट की गई है, स्पॉन्सर की गई है, उसके अंदर अभी 500 से ज्यादा लोग वहां पे मारे जा चुके हैं। उसके लिए वहां का मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार था। उस मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा चलाना था, लेकिन उसे लंबे समय तक बना के रखने का काम किया। और सबसे दुखद बात यह है कि नरेंद्र मोदी आज तक वहां पर गए नहीं, वहां के लोगों से मिले नहीं। और तो वहां के लोगों का कहना यह है कि आप नॉर्थ ईस्ट को केवल भारत का अंग बना करके फोर्स की दम पर रखना चाहते हो, ताकत की दम पे रखना चाहते हो, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आप स्पा लगा करके रखना चाहते हो, यूएपीए लगा करके रखना चाहते हो। लेकिन वास्तव में आपकी मंशा नॉर्थ ईस्ट के लोग हों या चाहे कश्मीर के लोग हैं, उनके जो सवालात हैं उनके ऊपर शांतिपूर्ण ढंग से संवाद करने की और उन समस्याओं को हल करने की, डायलॉग करने की नहीं है। मुझे लगता है कि डायलॉग करना जरूरी है। संवाद से ही रास्ता निकलता है, संवाद से ही शांति आती है और बिना शांति के कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जी सर, दो एक प्रश्न और लेते हैं अपन। एक तो ऑपरेशन सिंदूर का जो अभी चला सारा खेल, और जिस तरह से हमारी मतलब पूरे विश्व में बेइज्जत हुई एक तरह से, हम तो बहुत ऊंचे समझे जाते थे या माने जाते थे कि पाकिस्तान तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, और उसको बिल्कुल बराबर ला के खड़ा कर दिया। दूसरा जो वो आसिफ मुनीर जो जनरल है उनको ट्रंप साहब ने घर बुला करके और दावत दी, उसका इतना बड़ा सम्मान किया, और हमारे प्रधानमंत्री जी को वहाँ व्हाइट हाउस में बिठा करके बार बार कहते रहे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, और हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी उसका जवाब नहीं दे पाए। तो मेरा मतलब यह है कि जो हमारी विदेश नीति है वो और हमारी रक्षा में मतलब ये जो हमने सिंदूर किया, इसकी जरूरत मेरे समझ में तो नहीं थी इसकी। केवल उन चारों आतंकवादियों को, 3-4 जो भी थे, उनको ढूंढ करके और पकड़ने की जरूरत थी। लेकिन एक फेक वो चलाई
पार्लियामेंट में जब वो हो रही थी डिबेट तभी कि उसको मार दिया। इसमें भी कितनी सत्यता है, और बाकी अ, ये जो है ही है। और फिर एक पर्यावरण का मुद्दा जो खास तौर से लद्दाख वालों ने उठाया है, वांगचीना, उसके ऊपर भी आप कुछ बताएं। मुझे लगता है कि उनमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अ, हमारे जो सेना है उसके चलते ही हम आराम से सो पाते हैं, हमारा देश जो है वो सुरक्षित रहता है। लेकिन उस सेना तो वहां पर थी, सबसे ज्यादा सैनिक बल कश्मीर में थे। कहा जाता है कि लगभग 10 लाख से ऊपर की फोर्सेस वहां पर हैं। इसके बाद में पुलवामा हो जाता है, इसके बाद में पहलगाम हो जाता है। पहलगाम में कुछ दिन पहले एक पार्टी होती है एक सांसद की भाजपा के, और उसके बाद में सुरक्षा वहां पे खत्म कर दी जाती है, हटा दी जाती है। लोग आते हैं चले जाते हैं ऐसे घूमते टहलते हुए, जिन्हें आतंकी कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा ये बताता है कि किस तरीके का आप वातावरण बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरा स्क्रिप्टेड पूरा एक मामला रहा है। और उसके अंदर आपने तत्काल जो जिन लोगों के पहचान जारी की गई थी, जिन लोगों को मारा गया, उसके बारे में भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो युद्ध है वो किसी भी समस्या का हल नहीं है, वो अपने आप में एक समस्या है। हम लोग जो समाजवादी हैं, जो गांधीवादी हैं, जो मानवतावादी हैं, वो मानते हैं कि युद्ध नहीं शांति चाहिए, युद्ध नहीं शिक्षा चाहिए, युद्ध नहीं रोजगार चाहिए, युद्ध नहीं साफ पीने का पानी चाहिए, युद्ध नहीं स्वास्थ्य चाहिए। तो अब जो जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है कि असल में जब कश्मीर उन लोगों ने इसीलिए ही वो जो है पाकिस्तान इसीलिए ही बनाया गया था, साम्राज्यवादियों के द्वारा इस देश का विभाजन इसलिए ही किया गया था ताकि ये आपस में लड़ते रहें और हम पंचायती करते रहें। इस बार पंचायती करने का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, और एक बार नहीं किया 25 बार किया है। हमारे जो 56 इंच का सीने का दावा करते हैं, उन हमारे प्रधानमंत्री का मुंह भी नहीं खुला है। वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो ले ही नहीं सकते, अमेरिका का नाम भी लेने से वो कतराते हैं, इतने डरे हुए हैं। हमें किसी डरपोक प्रधानमंत्री की देश को जरूरत नहीं है। हमारा पाकिस्तान कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारे सेनाओं के अंदर वो ताकत है, हमारे पास में वो कैपेबिलिटी है। लेकिन हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, युद्ध थोपा जाता है बार बार। और हम लोग तो समाजवादी हैं, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विभाजन के बाद में कहा था कि अच्छे पड़ोसी के तौर पे रहना चाहिए। एक घर में विभाजन हो जाता है तो दो भाई अलग हो जाते हैं, उसी भावना के साथ में रहने का काम करना चाहिए। इसलिए हम लोग बांग्लादेश भारत पाकिस्तान पीपल्स फोरम चलाते हैं कि जनता के बीच का एक रिश्ता बना रहना चाहिए। हम किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हम नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने तो पूरा जो संदूक किया वो पोलराइज करने के लिए किया। हालांकि वो पोलराइजेशन का जो प्रयास था वो तो वहीं पे खत्म हो गया था, पहलगाम में खत्म हो गया था। पूरे के पूरे कश्मीर के लोग जब आतंकवाद के खिलाफ में उतर आए तभी खत्म हो गया था। जब पूरा का पूरा देश भारत की सेना के साथ में खड़ा हो गया वो तभी खत्म हो गया था। तो ये जो कोशिश कर रहे थे ध्रुवीकरण की, वो पूरी तरीके से फेल हुई। लेकिन जनता को ये सोचना चाहिए कि ये लोग जिस तरीके का ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, नफरत और हिंसा की पॉलिटिक्स करते हैं, इससे उनको स्थायी छुट्टी पानी चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पे चल के देश का विकास कभी भी संभव नहीं है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं मिल सकता अगर हमारा पैसा हथियार खरीदने के अंदर जाएगा। और आपको मालूम है पाकिस्तान का पैसा भी उसमें जाता है, वहां पर भी गरीबी है। हम दोनों देश अगर गरीबी के अंदर एक दूसरे की तुलना कर लें, और अगर हम युद्ध को बीच से हटा दें, हथियारों की जो खरीद होती है इसको खत्म कर दें, हथियारों की खरीद में जो पैसा खर्च होता है, आप सोचिए 10% से ऊपर पैसा खर्च होता है। हमारा 50 लाख करोड़ का बजट है, मतलब जो है मोटे तौर पर है तो लगभग 5 से 10 लाख करोड़ रुपए का जो खर्चा है। और किसान जो है वो है
कुल मिलाकर के 75% उसको मिलता है, 3% स्वास्थ्य के लिए 3% नहीं मिलता, शिक्षा के लिए 3% नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर के जो हमारा पैसा है वो हथियारों की खरीद में चला जाता है, जिससे कि अमेरिका की इकोनॉमी बनती है, पलती है, वहां समृद्धि आती है। और इसके बाद भी ट्रंप जब लगाते हैं जो है 50% टैरिफ, तो वो ये कहते हैं कि आप हमसे हथियार नहीं खरीदते, आप रूस से खरीदते हो, इसलिए हम आपके ऊपर टैरिफ लगाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की पूरी स्थिति है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक स्टैंड लेना चाहिए, और वो स्टैंड लेना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं को वार्ता से हल करने का काम करेंगे। सबसे दुखद पक्ष ये है कि हमारे प्रधानमंत्री कहते तो हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता होना चाहिए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में होना चाहिए, लेकिन खुद पाकिस्तान के साथ में बातचीत करके और बातचीत के माध्यम से हल निकालने को वो तैयार नहीं है। और इसका लाभ जो है अमेरिका उठा रहा है, यूरोप के कई देश उठा रहे हैं, लेकिन देश की जनता को ये समझना चाहिए कि हम लोगों का अगर भविष्य बेहतर हो सकता है तो वो शांतिमय वातावरण में हो सकता है। युद्ध का वातावरण से हमारा भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब ही होगा, बन नहीं सकता है। जी, 1 मिनट में इजराइल के बारे में जो हमारी नीति है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर दें आप, क्योंकि इजराइल जो के है बारे में जो है वो एकदम साफ है। भारत जो है वो इजराइल को हथियार दे रहा है। हालांकि आपको जो दर्शक हैं उनको जानकारी में होना चाहिए कि बैंगलोर के अंदर जहां पर अडानी के कंपनी के हथियार बनते हैं, वहां पर छात्रों के द्वारा जबरदस्त विरोध होता है, वहां पर कारखानों के सामने प्रदर्शन होते हैं। ये बात खुदी मीडिया कभी दिखाता नहीं है, लेकिन इजराइल इस समय दुनिया का हिटलर और मुसोलिनी से बड़ा दरिंदा है। उसने इस तरीके की नृशंस हत्याएं की हैं, बर्बरता की है, जिसको कि हिटलर भी उससे मात खाता है। और वो सब काम इसलिए कर रहा है ताकि वो युद्ध अपराधी है, और युद्ध अपराधी की जगह जेल के अंदर है, और वहां पर उसके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, कभी भी वहां चुनाव अगर होता है और अगर वहां पर अदालत निष्पक्षता से काम करती है तो बेंजामिन नेतन्याहू जेल में जाएगा, उसको फांसी होगी। और उससे बचने के लिए वो इस तरीके के काम के अंदर वो लगा हुआ है। उसको जो है डोनाल्ड ट्रंप का साथ है। डोनाल्ड ट्रंप जो है, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई कश्मीर के लोगों की तरफ केवल उस इलाके के तौर पर देखा जाता है, भौगोलिक क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है, उसी तरीके से ट्रंप जो है वो गाजा को 24 लाख की आबादी वाला देश, स्वतंत्र देश जिसपे कब्जा किया है इजराइल ने, उसके तौर पे नहीं देखता। वो उसे एक क्षेत्रफल के तौर पे देखता है कि वहां के 4 लाख लोग तो मार दिए और अब वहां पर रिसोर्ट वो बनाना चाहता है, दुनिया का सबसे खूबसूरत रिसोर्ट बनाना चाहता है। तो ये जो बर्बर सोच है, ये जो एक तरीके से मैं तो कहूंगा कि बहुत बड़ा आतंकी ये सोच है, ये पूरा औपनिवेशिक सोच है। इस सोच को जो है रोकने की जरूरत है, और इसलिए भारत को खुल करके फिलिस्तीन का साथ देने की जरूरत है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जिस संगठन का अध्यक्ष हूँ, इंडिया फिलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, वहां पर उसका एक टीम गई हुई है, कुआलालंपुर गई हुई है। मलेशिया के अंदर कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें 42 देश के प्रतिनिधि आए हैं। सिविल सोसाइटी की वो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 1000 नाव और जहाज लेकर के राहत सामग्री गाजर की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं, और हम ये अपील करते हैं दुनिया की सरकारों से। 147 देश ऐसे हैं जो कि फिलिस्तीन के साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर खड़े हैं। उन देशों को एक घोषणा करनी चाहिए कि हम अपने जहाजों के साथ में, कार्गो के साथ में हम खाद्य सामग्री भेजेंगे, हम जो है वो दवाई भेजने का काम करेंगे, मेडिकल एड भेजने का काम करेंगे, और फिर अगर हमको इजराइल रोकता है तो वो हमारे खिलाफ उसकी युद्ध की घोषणा होगी, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सुनिश्चित करेगी कि इजराइल जो है वो हथियार डाले और वो फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करे। हम टू नेशन सॉल्यूशन के पक्षधर हैं। हम जो बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इजराइल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, उसका जो है वजूद खत्म कर देंगे, हम ये नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का
वजूद जो है वो सहअस्तित्व के आधार पर होना चाहिए। जिस जगह पर इजराइल काबिज है वो फिलिस्तीनियों की जगह है, और फिलिस्तीनियों को बची जगह से खदेड़ करके, वेस्ट बैंक और गाजा से खदेड़ करके, अगर इजराइल पूरे देश का कब्जा करना चाहता है और वो कह रहा है कि हम अरब फोर्सेस को उसे सौंपने का काम करेंगे, तो मेरा कहना यह है कि आज तक तो वो निपट नहीं पाए। अभी 2 साल से ऊपर हो गया, हमास एक छोटा सा संगठन है, उसको खत्म नहीं कर पाए, और हमास के साथ में इजराइल को खड़ा हुआ ईरान खड़ा हुआ है। ईरान के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर उनकी सफलता की जो प्रयास था वो जीरो था, और इसलिए झक मार करके ईरान के साथ में समझौता करना पड़ा। पूरी दुनिया खड़ी है फिलिस्तीन के साथ में। अमेरिका को और इजराइल को ये समझना पड़ेगा, और दोनों को उससे मान्यता देनी पड़ेगी। उसको फिर से एक बार डेवलप करने के लिए पूरी दुनिया को एड देनी पड़ेगी, ताकि फिलिस्तीन के लोग हक और सम्मान के साथ में जी सके। हालांकि वहां पर जिस तरीके से बमबारी हुई है वो कई 100 गुना हुई है, जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ। उसका असर ये है कि बहुत लंबे समय तक, कई दशकों तक आबादी के ऊपर असर पड़ेगा, डीएनए के ऊपर असर पड़ेगा, बच्चे वहां पर डिफॉर्म होंगे, वहां का पानी पूरी तरीके से पॉल्यूट हो गया है, वहां पर कृषि होना भी बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। लेकिन सब हालातों को सुधारना पड़ेगा, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर के सुधारना पड़ेगा। यही मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस बारे में पूरी दुनिया को गंभीरता से सोचना चाहिए, और ये जो महावीर समता संदेश का जो शांति का संदेश है, उसकी पूरी दुनिया को आज जरूरत है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीलम जी। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी और ताज़ा जानकारी दी। मैं इसी पॉइंट पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। हालांकि काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, लेकिन जरूरी भी था, क्योंकि सुनीलम जैसे राष्ट्रीय नेता से बात करने का मतलब यह है कि लगभग 1 घंटा चाहिए, लेकिन हमने 37 मिनट में इसको वाइंड अप कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर अपील करता हूं आपको कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। इस वीडियो को तो जितना आप प्रसारित कर सके करें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं और समझने वाली जानकारियां हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। मैं इस आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं कि फिलिस्तीनियों के और इजराइल के बीच में जो सीमा विवाद है, या जो 2 देश का एक ही कब्जा करने की जो नियत है, वो 48 में जिस तरह से देश बने, फिलिस्तीनी का जो भाग था वो फिलिस्तीनी को मिले, और इजराइल का जो भाग था इजराइल को मिले। अगर ऐसा हो, संभव हो, तो बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।